हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इको विद प्रज्ञा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं डेली एक टेस्ट सीरीज़ निकालती हूँ फॉर अपकमिंग टर्म 1 एग्जामिनेशंस क्लास 12th। तो जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है अभी यूनिट 1 से, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। एंड टुडे वी विल स्टार्ट सीरीज़ नंबर 3, जिसका टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मनी के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बेसिकली 4 फंक्शंस ऑफ मनी होता है। द फर्स्ट वन इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, चाहे हमारी पॉकेट में या हमारे बैंक अकाउंट में, जो कि हमारी लास्ट लिमिटेशन बार्टर सिस्टम में कवर नहीं होती थी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिमिटेशंस थे बार्टर सिस्टम के, अगर आपको बार्टर सिस्टम वाला पॉइंट्स क्लियर ना हो तो आप जस्ट लास्ट वाली वीडियो मेरी कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि बार्टर सिस्टम था क्या एंड उसके लिमिटेशंस क्या थे। तो जो हमारी मनी है वो उन्हीं सारे के सारे लिमिटेशंस को कवर अप करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि सारे लिमिटेशंस को सॉल्व करती है। तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा लिमिटेशन है जो कि मनी के किस फंक्शन से सॉल्व हो चुका है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को विद फंक्शंस ऑफ मनी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। द फंक्शन ऑफ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। फंक्शन ऑफ मनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सीसी इकोनॉमी, इसका फुल फॉर्म होता है कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी बार्टर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि बार्टर सिस्टम की जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं उन सारी प्रॉब्लम को ये कवर अप कर देता है मनी। तो मनी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बार्टर सिस्टम। बट आपने लास्ट वीडियो में ये भी देखा कि बार्टर सिस्टम को ही हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी, उसका अल्टरनेटिव नेम है ये। सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। तो एक तरीके से आंसर आपका ए भी है एंड बी भी है। सो वी हैव टू चूज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके, लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि मनी का फंक्शन नहीं होगा। योर ऑप्शन इज ए, इट हेल्प्स टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या मनी हमारे गुड्स को वैल्यू करने में हेल्प करता है। अब सपोज दैट आपके पास कोई कार है, मैंने बोला कि आपकी कार की क्या वैल्यू होगी, तो आप उस कार की वैल्यू किस टर्म्स में बताओगे, मनी के टर्म्स में ही। लाइक मेरी कार की वैल्यू है 10 lakhs, 5 lakhs, इस तरह। तो ये क्या है, मनी हमारी वैल्यू को मेज़र करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू मेक फ्यूचर पेमेंट। क्या फ्यूचर पेमेंट में हमारी मनी हेल्प करता है, एग्जैक्टली। इट हेल्प्स टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। या फिर डी, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो व्हाट वी हैव टू चूज, आई थिंक ऑप्शन ए, बी एंड डी, ये तीनों ही मनी के फंक्शन है। बट ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स इकोनॉमिक रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कह सकते हैं, जो कि मनी के हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं। बट उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मनी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो फंक्शन ऑफ मनी कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, what is or not a medium, सॉरी, नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मनी का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और नन। विच इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर थोड़ा सा भी डाउट है इसमें तो एक बार ये चार्ट देखिए। इसमें क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ मनी का चार्ट बनाया हुआ है। एक्चुअली में मनी के जितने भी फंक्शन हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मीन्स जो फर्स्टली मनी को करना ही करना होता है, इट्स कंपलसरी, और ये सबसे प्राइमरी नंबर पे आते हैं। क्या क्या, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। एंड मनी से हम किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये दोनों आपके हो गए प्राइमरी फंक्शन। एंड नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट इन फ्यूचर। आपको पता ही है कि मनी में हम फ्यूचर पेमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक बोरोइंग। अगर आपको बोरो करना है किसी से मनी, तो आप किस बेसिस पे बोरो करते हो कि आज आप पैसे लोगे तो जब भी उसका ड्यू पीरियड आएगा तो आप उसको पैसे वापस रिटर्न कर सकोगे। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर पेमेंट। या फिर आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो भी फ्यूचर पेमेंट में आता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी मनी जो है वो डिफर्ड पेमेंट को मीन्स फ्यूचर इन फ्यूचर टाइम में पेमेंट करने की प्रोसेस करता है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फंक्शन। लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, ओके, आपके पॉकेट में, बैंक अकाउंट में, किसी भी फॉर्म में, लॉकर में, ओके, मनी को स्टोर कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विच वन इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी हमने पढ़ा। दैट मीन्स कि स्टोर ऑफ वैल्यू प्राइमरी में नहीं आएगा। ये फंक्शन तो है बट प्राइमरी फंक्शन नहीं है। वी कैन से दैट इट इज अ सेकेंडरी फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज सॉल्व्ड बाय विच फंक्शन ऑफ मनी? फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम किस फंक्शन ऑफ मनी से सॉल्व हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए स्टोर ऑफ वैल्यू, बी यूनिट ऑफ वैल्यू, सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड डी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अभी हम लास्ट अपने चार्ट में ही पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करना है तो ये फंक्शन हमारा हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, जो कि एजर्शन एंड रीज़न क्या है। एक्चुअली ये एजर्शन एंड रीज़न आपको फर्स्ट टाइम शायद देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक एजर्शन होता है, एजर्शन मीन्स स्टेटमेंट, ओके, एंड उसका रीज़न साथ में दिया होता है। तो इसमें क्या करते हो, आपको पहले स्टेटमेंट को रीड करना है। पहले ये देखना है, पॉइंट नंबर स्टेप 1 में आपको ये देखना है कि क्या एजर्शन वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं सही है, ओके। अगर नहीं सही है तब तो वो इनकरेक्ट हो गया, ओके। बट अगर वो करेक्ट है तो सेकंड स्टेप पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रीज़न दिया हुआ है वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तब तो कोई बात नहीं, आगे प्रोसीड करने की नीड ही नहीं है। बट अगर वो करेक्ट है तो देन स्टेप नंबर 3 में आपको ये देखना होगा कि क्या वो एजर्शन का एक्चुअल रीज़न है, जो हमारा स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है, क्या वो उस रीज़न से बिलोंग करता है। अगर करता है तो फिर आपको चूज करना होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब एजर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, सॉरी, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और अगर वो उसका करेक्ट रीजन नहीं है तो यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एजर्शन एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ओके। तो अब हम प्रोसीड करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एजर्शन, money is issued in various denominations which can be issued conveniently to pay for goods. मनी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मनी इज इशूड इन वेरियस डिनोमिनेशन। मनी को क्या वेरियस डिनोमिनेशन में इशू किया जाता है? एग्जैक्टली किया जाता है भाई। आपके पास जितनी भी मनी है वो डिफरेंट फॉर्म में होगी। कॉइन्स होंगे, पेपर नोट्स होंगे। कॉइन्स में भी सब पार्ट है, जैसे कि 5 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन। नोट्स में भी सब पार्ट है, 2000 रुपी नोट, 500, लाइक एक्सेट्रा, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, मनी वेरियस डिनोमिनेशन में इशू तो होती है बट विच कैन बी कन्वीनियंटली टू पे फॉर गुड्स। एग्जैक्टली, वेरियस डिनोमिनेशन में होती तभी तो हमें कन्वीनियंस हो जाता है कि हम किसी भी नंबर में उसे पे कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2000 की ही नोट्स होती हैं, तो अगर आपको पे करना होगा किसी को 100 रुपीज़, तो आप कैसे पे करोगे, ओके। तो किसी भी फॉर्म में पे करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे वेरियस डिनोमिनेशंस होने चाहिए। तो आई थिंक कि एजर्शन वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ओके, इट इज़ ट्रू। यहाँ इसके आगे आप लिख सकते हो इट इज़ ट्रू। अब सेकेंड स्टेप, रीज़न को स्टडी करो। इट इज़ बिकॉज मनी इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू,
ओके तो पहले तो आप ये देखो कि जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि नहीं। मनी इज़ यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये फंक्शन है मनी का, है ना। तो मनी को क्या हम स्टोर कर सकते हैं? यस, दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, दैट वी स्टोर द वैल्यू ऑफ मनी। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया आपका ट्रू। तो अब जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो आपको स्टेप नंबर 3 देखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि आप ये चेक करोगे कि क्या रीज़न वाला स्टेटमेंट एजर्शन के अकॉर्डिंग सही है, एजर्शन का ही वो रीज़न है या नहीं। ओके तो यहाँ पे देखो पहले वाले में कह रहा था कि मनी वेरियस डिनोमिनेशन में होता है विच इज़ कन्वीनियंटली टू पे, इट इज़ करेक्ट। ओके एंड ऐसा क्यों? क्योंकि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, वेरियस डिनोमिनेशंस में आप मनी को स्टोर कर सकते हो, इस वजह से हम उसको कन्वीनियंटली पे कर दे रहे हैं। ओके सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So we have to choose option number D. Assertion and reason is correct. Both are correct. But and R is correct explanation of A. Okay. तो ये आपका correct explanation हो गया. Let's proceed to next. अब आपको मैं एक और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगी। एक तरीके से assertion and reason आपके लिए न्यू था एंड द सेकेंड फॉर्म इज ऑल्सो न्यू। क्या है? टिक द करेक्ट पेयर और पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए आपको ये मैच दी फॉलोइंग जैसा लग रहा होगा, जैसा हम पहले सॉल्व करते थे, बट एक्चुअली नॉट, दिस इज नॉट द मैच दी फॉलोइंग। ऊपर क्या लिखा है? करेक्ट पेयर। आपको यहाँ पे बताना है कि ए एंड उसके सामने वाला कॉलम बी क्या वो करेक्ट हैं या नहीं। और पेयर एंड पेयर्स दोनों लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सिंगल आंसर भी हो सकता है एंड डबल आंसर भी हो सकता है। ओके सो लेट्स चूज। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब आप बैंक में जो डिपॉजिट कर रहे हो उसके पे आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। और इसका बी कॉलम देखिए, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या ये मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को डिफाइन करता है? सोचिए। ओके तब तक मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्या है? मनी इज एन एसेट एंड कैन बी पजेस्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। मनी एक ऐसा एसेट है जिसको हम फ्यूचर में पजेस कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं कर रहा है बेटा, यहाँ पे पजेस की बात कर रहा है। पजेस मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू आपके पास है, मनी आपके पास अवेलेबल है, दिस इज पोजीशन। ओके तो मनी इज एन एसेट एंड कैन बी पजेस्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। मनी एक ऐसा एसेट है जिसको आप फ्यूचर में भी रख सकते हो। ओके तो क्या ये स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कर रहा है? सोचिए। लेट्स प्रोसीड। थर्ड क्या है? इट फैसिलिटेट बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शन। मनी में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसका? बोरो करने को और लेंडिंग करने का। बोरो मतलब आप लोन रिसीव कर रहे हो और लेंडिंग मतलब कि आप लोन दे रहे हो किसी को, ग्रांटिंग लोन। ओके तो क्या ये दोनों मनी में हो सकता है? हाँ हो तो सकता है, बट क्या ये यूनिट ऑफ वैल्यू को डिफाइन कर सकता है? मतलब फंक्शन जो है मनी का यूनिट ऑफ वैल्यू ये उसको डिफाइन करता है, ये भी आप सोचिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? इट इज़ यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी को हम यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में पे करने के लिए। तो क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को शो कर रहा है? ओके अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और बी मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, विच वन इज करेक्ट। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले ये देखना कि कौन सा करेक्ट है या फिर नहीं है। ओके तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या था? रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ओके या फिर रिसीव कर रहे हो तो भी ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज? नहीं, एक्चुअली में ये आपको बताता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट वाला जो फंक्शन है मनी का वो। क्योंकि बेटा अगर आप डिपॉजिट करते हो करेंट टाइम में तो आपको उसका इंटरेस्ट इन फ्यूचर मिलेगा। ओके समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन में आपका आएगा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। बी आइए, मनी इज एसेट कैन बी परचेज फॉर यूज इन फ्यूचर। मनी को हम फ्यूचर में भी रख सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। एग्जैक्टली भाई मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, तभी तो हमने फ्यूचर में पोजीशन की बात की। अगर यहाँ पे लिख देता पेमेंट इन फ्यूचर
तब तो फिर आपका आंसर हो जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बट यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं कर रहा, पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब आपके पास स्टोर करने की बात कर रहा है। सो योर आंसर स्टोर ऑफ वैल्यू इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, इट फैसिलिटेट बोरोइंग एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन। ओके, मनी में हम बोरो भी कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, तो क्या ये यूनिट ऑफ वैल्यू को डिफाइन कर रहा है ना, ये बता रहा है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये भी आपको क्या हो गया, इनकरेक्ट पेयर। तो फोर्थ क्या बता रहा था, इट इज़ यूज टू मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट कर सकते हो, एग्जैक्टली ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मनी का काम ही है ये। तो दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आइए आप देखिए किस ऑप्शन में सेकेंड और फोर्थ की बात कर रहा है। सो योर आंसर इज सी, सेकेंड और फोर्थ विल बी द करेक्ट। ओके, इसी तरह आपको पेयर करना है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा पेयरिंग सही हो, सिंगल पेयर भी सही हो सकता है, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो जस्ट सामने वाला पेयर को अच्छे से रीड करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए एंड देन यू चूज करिए कि वो पेयर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट मनी। इनमें से कौन सी क्रेडिट मनी है, चेक एंड ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट एंड ऑल ऑफ दिस, विच वन इज करेक्ट। एक्चुअली में क्रेडिट मनी में तीनों ही अवेलेबल होते हैं, सो दिस इज ऑल ऑफ दिस। ठीक, अगर डाउट है तो क्लियर करते हैं एक चार्ट के थ्रू, एंड वो चार्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे मनी को मैंने क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। ओके, द फर्स्ट वन इज फुल बॉडीड मनी, सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड द थर्ड वन इज क्रेडिट मनी। 3 फॉर्म ऑफ मनी यहाँ पे क्लासीफाई हुए हैं। तो फुल बॉडीड मनी क्या है, जिस ऐसी मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू एंड नॉन मॉनेटरी वैल्यू आर इक्वल। अब अगर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी वैल्यू में प्रॉब्लम है तो इसको क्लियर करते हैं। आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग हुई थी हमारे यहाँ मॉनेटरी सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या होता था कि हमारे कॉइन्स तो चलते थे बट मेटल्स के कॉइन होते थे। ओके, जो कि बने होते थे गोल्ड के एंड सिल्वर के। ठीक, और उनके ऊपर कोई भी नंबरिंग नहीं होती थी, सिंपल से कॉइन हुआ करते थे ऐसे छोटे से। और जनरली ये होता था कि उस समय पे जो रूलर हमारे यहाँ रूलिंग करता था उसी की पिक्चर बनी होती थी या उसका कोई ऐसा सिंबल होता था जो कि उस कॉइन पे बना होता था। ओके, बट उसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता था। ठीक है, तो होता क्या था कि इसको जब हम एक्सचेंज करते थे तो इसका जितना वेट होता था इस कॉइन का, उतने की ही उतने मतलब उतने ही इक्वल क्या अमाउंट गुड्स हमें रिसीव हो जाता था। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू नॉन मॉनेटरी वैल्यू, तो मॉनेटरी वैल्यू बेटा वो वैल्यू हो जाएगी जिसमें आपका इस नंबर पे जो लिखा हुआ है दैट इज मान लो जैसे कि 1 लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 है, दिस इज मॉनेटरी वैल्यू। ओके, बट अगर इस ये जो मेटल का कॉइन है अगर इसका वेट करें और उसको वेट करने के बाद हम उसको मार्केट में सेल करें, दिस इज नॉन मॉनेटरी वैल्यू। ओके, फिर से समझिए, आपके कॉइन पे जो नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, तो वो है आपकी मॉनेटरी वैल्यू जिसको आप फेस वैल्यू भी कह सकते हो। ओके, बट उसको ना देखते हुए अगर आप कॉइन को देखो और उस कॉइन का जितना वेट है, जैसे गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन का जितना वेट है उसको एज अ गोल्ड आप सेल करो, तो वो हो जाएगी आपकी नॉन मॉनेटरी वैल्यू। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मॉनेटरी वैल्यू तो कोई होती ही नहीं थी, मतलब कॉइन पे कभी भी नंबरिंग नहीं होती थी। ओके, जितना उसका वेट होता था उस उतने ही अमाउंट का गुड्स हम रिसीव कर लेते थे। तो उस टाइम पे मॉनेटरी वैल्यू नॉन मॉनेटरी वैल्यू दोनों सेम हुआ करती थी, दैट मीन्स इक्वल हुआ करती थी। एग्जाम्पल हो गया गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, दीज आर फुल बॉडीड मनी। ओके, नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेड फुल बॉडीड मनी। तो इसमें क्या होता है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉन मॉनेटरी वैल्यू, मतलब जो कॉइन पे आपकी फेस वैल्यू लिखी हुई है वो ज़्यादा होगी और उसका जो वेट है उसकी एक्चुअल वैल्यू उस मेटल की वैल्यू वो कम होगी। ओके, तो ये चीज़ एक्चुअली दोनों में होता है, क्रेडिट मनी एंड इसमें। यहाँ पे एक्चुअली मिसकरेक्ट हो गया ये थोड़ा सा, ये ग्रेटर देन का साइन होगा। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में भी मॉनेटरी वैल्यू ग्रेटर होती है और क्रेडिट मनी में भी मॉनेटरी वैल्यू ग्रेटर होती है। तो फिर अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका एग्जाम्पल पढ़िए। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में एग्जाम्पल होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन,
यहाँ पे भी देखिए बेटा, यहाँ पे भी हम गोल्ड और सिल्वर की ही बात करते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट की। हमारी इकॉनमी में जितना भी टोटल गोल्ड एंड सिल्वर क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो हो गई नॉन मॉनेटरी, और उसको अगर हम उसके फेस वैल्यू से चेक करेंगे तो दैट इज मॉनेटरी। अगर वो ग्रेटर है तो आपकी हो गई रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, मतलब एक ऐसी मनी जो कि हमारे पूरी इकॉनमी में सर्कुलेट तो कर रही है, बट उसकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है और नॉन मॉनेटरी वैल्यू कम है। ये तब यूज़ हुआ था जब हमारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन के साथ साथ हमने और भी मेटेलिक कॉइन बनाने शुरू कर दिए थे। ओके, कॉपर के एंड आई थिंक प्लैटिनम के कॉइन बनते थे, ऐसे होते थे। तो उस समय पे रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का हम यूज़ करते थे। बट अब हम क्या यूज़ करते हैं, नाउ अ डेज हमारे यहाँ चलता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी सिंपल सा, जितने भी आप करेंट टाइम पे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कॉइन्स, कॉइन्स चाहे जो भी हो, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी एक्सेट्रा। ओके, चेक्स एंड ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट एंड एक्सचेंज पेपर नोट्स, ये सारे ही एग्जाम्पल क्रेडिट मनी के हैं, बिकॉज इनकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि अब बेटा जो कॉइन बनते हैं, अच्छा कॉइन की अगर हम ना भी बात करें, हम पेपर नोट की बात करें, तो जो आपका पेपर नोट होता है, क्या उस पेपर की कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं। दैट मीन्स नॉन मॉनेटरी वैल्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उस पेपर पे आपका लिखा हुआ है 100 रुपीज़, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। ओके, तो ये क्या हो गया, मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उस पेपर का अमाउंट कितना है, 100 रुपये की वैल्यू है उसकी। उसके एक्सचेंज में आप 100 रुपये का कोई भी सामान ले सकते हो। बट नॉन मॉनेटरी, तो नॉन मॉनेटरी में वो सिर्फ एक पेपर ही तो है, तो क्या पेपर की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा होगी? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू कम है। ऐसे ही चेक के साथ होता है। अगर आपने एक चेक विदड्रॉ किया है, ओके, तो चेक में यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 10,000, तो क्या उस पेपर की वैल्यू 10,000 है? नहीं, उसमें जो फेस वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू 10,000 है। दैट इज मॉनेटरी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन मॉनेटरी वैल्यू। और करेंटली हम क्रेडिट मनी को ही यूटिलाइज करते हैं, वही सर्कुलेट होती है हमारी इकॉनमी में। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। करेंटली हम क्रेडिट मनी को सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड, इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो हाई पावर्ड मनी में आएगा? यहाँ पे सी जितने भी हैं इसका मतलब है करेंसी, डी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट, आर का मतलब रिजर्व, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट एंड डी का मतलब टोटल डिपॉजिट। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? ओके, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट या फिर रिजर्व। ओके, थोड़ा सा इसको भी हम क्लियर करते हैं। तो हाई पावर्ड मनी में हम क्या बात करेंगे, इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड आरबीआई। हाई पावर्ड मनी एक ऐसी मनी जो कि इसमें एक तरीके से सारे तरह की मनी इंक्लूड होगी। ओके, जितनी भी हमारे कॉमर्शियल बैंक के पास है मनी एंड आरबीआई के पास है, ओके, वो सारी की सारी मनी यहाँ पे आएगी। ठीक, तो इसमें मेनली 3 चीज़ें आती हैं, सी फॉर करेंसी हेयर, आर फॉर रिजर्व विद बैंक्स। रिजर्व विद बैंक्स मतलब आप लोगों ने बैंकिंग में कैश रिजर्व रेशियो, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो एंड जितना भी आपका रिजर्व अगर पड़ा हुआ है बैंक के पास क्रिएट हुआ है, या कॉमर्शियल बैंक्स का कोई भी रिजर्व आरबीआई के पास क्रिएट हुआ है, ओके, वो सारे रिजर्व्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। एंड बेटा उसी रिजर्व के अंदर सारे ड्राफ्ट आ जाते हैं, लाइक डिमांड ड्राफ्ट, ओके, एंड अदर। बट मेनली हम यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट चूज़ करते हैं क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या है, सी प्लस आर प्लस डी, करेंसी प्लस रिजर्व प्लस डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट। ओके, एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका ये एक्सप्लेनेशन लिखा है तो ये भी आपका सही है, एंड अगर सी प्लस आर भी लिखा है तो वो भी आपका करेक्ट होगा। वो आप अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ये क्यों करेक्ट होगा, अब आप कहोगे इसमें डी तो है नहीं, तो डी जो होता है वो एक्चुअली रिजर्व में ही इंक्लूडेड है, जो रिजर्व है इसी में आपका डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड है। ओके, तो अल्टीमेटली वो भी आपका करेक्ट हो सकता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? मिनिमम रिजर्व सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स को एक मिनिमम रिजर्व क्रिएट करके उसको डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास, जैसे कि सीआरआर एंड एसएलआर। वो हम लोग आगे, अभी मैं बैंकिंग की नोट्स प्रोवाइड करूंगी आप लोग को, एमसीक्यूज, उसमें हम क्लियर करेंगे कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पे डेट याद करिए कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब आया था, 1947, 1948,
1951 और 1957। तो द एग्जैक्ट डेट इज 1957 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम आया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, हमारा जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है ये किस पे बेस्ड है? ऑप्शन नंबर ए पेपर स्टैंडर्ड, बी मेटालिक स्टैंडर्ड, सी गोल्ड स्टैंडर्ड एंड डी क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। किस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है? करेंटली एक्चुअली मेटालिक एंड गोल्ड भी होता था, बट ये पहले की बात कर रहा है। पहले हमारे यहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स बनते थे, फिर उसके बाद मेटल्स के कॉइन बनना शुरू हुए, प्लैटिनम वगैरह के, कॉपर सिल्वर के, तो ये सब भी आ चुके हैं। बट करेंटली हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? पेपर स्टैंडर्ड। ओके, अब आप देख रहे हो पेपर नोट को ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, एंड पेपर नोट के साथ साथ चेक्स, ड्राफ्ट, ये सब पेपर स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, तो द आंसर इज पेपर स्टैंडर्ड। यहाँ की सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई। आई होप कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट बचा हुआ है या कुछ भी अदर कंपोनेंट आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।